हेलो नमस्कार, मैं दीपिका सेठ आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज एक पेपर लेकर आई हूँ जो कि यूपी टेट का है, जो पेपर 2014 में हुआ था। वो भी क्लास 1 to 5 के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए, पीआरटी के लिए है। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन है इसमें, जो कि 2014 में हुए थे पेपर, और 23 फरवरी 2014 में ये पेपर हुआ था आप लोगों का। तो आइए देखते हैं इस पेपर को। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से सही क्वेश्चन बताना है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो इसमें से सही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सही क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन का आंसर है आपका। देखिए, प्रेरणा का वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे तो स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात या अर्जित। ऑप्शन डी में देखेंगे अभिप्रेरणा और प्रलोभन। तो इसमें से देखिए, ये कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा, प्रलोभन या स्वाभाविक, कृत्रिम। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से अगर वर्गीकरण की बात हो तो जन्मजात अभिप्रेरणा एक तो होती है क्या आपकी, या तो जन्मजात होगी या तो अर्जित होगी। ठीक है, तो इसमें आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात और अर्जित, ये 2 प्रकार से होते हैं। कि जो हमें जन्मजात चीजें मिलती है, जैसे हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, तो ये सब क्या है, अभिप्रेरणा, ये जन्मजात है। अर्जित होता है जो हम लोग अपने अनुभव के द्वारा अर्जित करते हैं, जैसे खेल हुआ, पुरस्कार हुआ, सुख हुआ, दंड हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का अर्जित होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आप लोग का सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग का, ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे सीखने का हस्तांतरण का बात हो रहा है। तो ये अधिगम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आप लोग अगर ये एक सीखने का हस्तांतरण का पहले यहाँ पे मतलब समझा जाता है कि सीखने का हस्तांतरण होता क्या है। तो सीखने का हस्तांतरण जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक इस परिस्थिति में सीखी हुई बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायता देती है, तो उसी को कहते हैं क्या, सीखने का हस्तांतरण। मतलब जब हम कोई चीज सीख लेते हैं, अगर वैसे ही समस्या हमें दूसरे जगह देखने को मिलती है, तो उसको हम कहते हैं, फिर हम उस पहले से लेके उसी सीखी हुए ज्ञान को लेकर उसी ज्ञान का प्रयोग हम दूसरे स्थान पे करते हैं, तो वही होता है सीखने का हस्तांतरण। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो फिर स्कूटी, सब लोग कहते हैं कि जो साइकिल चलाता है उसको स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही होता है कि वहाँ साइकिल में जो आपने ज्ञान, जो प्रयोग, जो अनुभव लगाया, वही ज्ञान प्रयोग आपको स्कूटी में लगाना है। तो यही होता है सीखने का स्थानांतरण, मतलब स्थान चेंज हो गया, साइकिल से स्कूटी पे आप स्थापित हो गए। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए, ये आपका सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे कि इसमें सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि, देखिए अंतर्दृष्टि है ना, अंतर्दृष्टि को ही सूझ का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत तो किसने कहा है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये इसका तुरंत ऑप्शन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो इसमें होगा आप लोग का क्या होगा। तो अच्छा ठीक है, अंतर्दृष्टि नहीं समझ में आया, सूझ का सिद्धांत ये तो पता होगा, ये किसने दिया है। अगर ये भी नहीं पता तो आप बहुत अभी पीछे हैं, ये आपको जान लीजिए कि आप अभी आपको बहुत सीखने पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन चौथा, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवादियों ने ही इसको दिया है, इसकी व्याख्या किया है अंतर्दृष्टि कि जैसे कि पहले गेस्टाल्टवाद पूरी की बात करता है कि आप बच्चे के सामने पूरा विवरण दे दीजिए,
पूरा व्याख्या कर दीजिए, मतलब कि आप बच्चे को पूरी बॉडी दिखाइए। पहले प्रत्येक अंगों के बारे में न बताकर पूरी बॉडी दिखाइए, फिर उसके बारे में बच्चे को बताइए कि ऐसे ऐसे है। तो बच्चा अपना दिमाग लगाकर अपने सूझ से अपनी चीज़ों को करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका गेस्टाल्टवाद, इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो देखिए, निरर्थक शब्दों जिसका अर्थ कोई नहीं है, ठीक है, जिसका अर्थ कोई नहीं है, निरर्थक शब्द, तो इसके शब्दों का प्रयोग एबिंगहास ने किया है। इसका ऑप्शन आपका सी रहेगा। ठीक है, स्किनर, विलियम जोन्स, ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। निरर्थक शब्द जहां भी आप लोग को दिखेगा एबिंगहास लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे है आप लोगों का नेक्स्ट, देखते हैं। सीखने के नियम दिए हैं, ठीक है, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए हैं? मैंने ये वीडियो भी बनाया है इस पे, अगर आप लोग देखे होंगे तो। सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। ठीक है, 3 नियम है। देखिए, 2 नियम उन्होंने दिए हैं। ठीक, 2 नियम में से उन्होंने 2 में से पहला है मुख्य नियम, दूसरा आपका गौण नियम। मुख्य नियम में 3 है, गौण नियम में 5 है। मैंने अच्छे से बताया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षा के अस्थायी परिवर्तन। देखिए, कुछ ऑप्शन से भी आपको लगेगा कि नहीं ये तो सभी सही लग रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे जो कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा, क्योंकि सीखना है तो सीखने से आप कुछ सीखेंगे तो उससे आप में आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, अनुभव मिलेगा। अभ्यास की कोई भी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आपके परिणाम वो अनुभव में ही जाएगा। ठीक है, उसका आपको अनुभव प्राप्त होगा। वो जो भी सीखेंगे वो उसको अस्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, सीखना इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा चौथा आपका सभी सही है। नेक्स्ट है आप लोगों का शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए, यहाँ शारीरिक वृद्धि और विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, तत्परता से कोनो मतलब है? कोनो मतलब नहीं है तत्परता से, ये गलत हो जाएगा। गतिशीलता से मतलब है? नहीं। यहाँ किससे मतलब है? अगर शरीर की बात हो रही है तो बस होगा अभिवृद्धि, वृद्धि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट देखेंगे चिंतन। 8वां आप लोगों का है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी के एग्जाम में, यूपी टेट हो या एलटी ग्रेड हो या जीआईसी हो या जीडीसी हो, किसी में उसमें किसी मनोवैज्ञानिक के कथनों को दे देगा, फिर ये पूछेगा कि किस मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक है, तो ये है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसने दिया है? ठीक है, तो ये कथन, ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। इसमें आप कुछ बैठा सकते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष की बात किसने की है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका रॉस के द्वारा। रॉस ने चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, रॉस द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो आप
बच्चे की मनोविज्ञान के बारे में भी देखेंगे कि हर बच्चे को आप विशेष मानेंगे। किसी बच्चे को ये नहीं कि आप एक ही मेथड चला दिए कि सारे बच्चों पे लागू हो जाए जो आपने पढ़ा दिया, नहीं। हर बच्चे को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना होगा। कौन बच्चा धीरे से, अगर कोई बच्चा स्लोली सीख रहा है तो उसको स्लोली तरीके से बताएं, अगर कोई बच्चा फास्ट सीख रहा है तो सारे क्लास को लेकर चलना है, क्योंकि हर बच्चा मतलब अलग अलग होता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। उसके सब प्रत्येक बच्चों को ध्यान में लेकर आपको क्लास में पढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक, ठीक है। अब क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। पहले के जमाने में शिक्षक होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब बालक केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है कि बालक के अनुसार, बालक को क्या पसंद है, बालक कैसे पढ़ना चाहता है, बालक कैसे जल्दी सीख सकता है, उसके अनुसार आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। 11वां है अच्छी स्मृति की विशेषताएं। स्मृति का मतलब सीधा सीधा समझ जाइए आप लोग की याद। कोई चीज आपको याद है, अगर अच्छे से याद है तो उसकी विशेषता क्या होगी? तो कोई चीज अगर आपको याद है तो वो शीघ्र पुनः स्मरण हो जाएगा। शीघ्र कोई चीज देखेंगे तो आपको शीघ्र क्या होगा? पहचान हो जाएगा, अच्छी धारण हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, ठीक है। कोई चीज आप देखें, आपको पुनः वो याद आ जाए, तुरंत वो याद आ जाए, शीघ्र से पहचान लें, अच्छी धारणा उसकी कि आपको अच्छे से वो याद है, तो ये अच्छी स्मृति की विशेषता है, ठीक है। ये सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। कुछ ऑप्शन ऐसे हो गए हैं कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो क्रोध भय का तो होता नहीं है, स्नेह प्रेम भी नहीं होता, क्योंकि ये संवेग 14 जो संवेग होते हैं मैकडूगल द्वारा जो दिए गए हैं उनमें ये सब आते हैं। यहाँ पे अगर शाब्दिक संवेग का शाब्दिक अर्थ समझा जाएगा तो वो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, इसको सही माना जाएगा, ठीक है। जब आपकी भावनाओं में उथल पुथल होता है, जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आपको डर लगता है, तो ये जब चीजें सब जब होती हैं तो उसको संवेग कहा जाता है, ठीक है। ये सब जो है आपका क्रोध भय स्नेह प्रेम, ये सब जो 14 मैकडूगल द्वारा दिए गए हैं उसमें से ही ये सब दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अगर कोई कुछ सीख रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अगर आप किसी बच्चे का ही लेकर देखेंगे तो अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, कैसे सीखेगा? तो पहली अवस्था इसमें होता है अनुकरण। बच्चा अनुकरण का मतलब होता है आपका नकल। अनुकरण का मतलब ये होता है कि नकल करना। बच्चा जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा देखेगा और बच्चा वैसा करना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्या करता है, पहले ही सबसे पहले क्या करता है, वो आपको देखेगा अच्छे से कि आप कर क्या रहे हैं, फिर वो उसको अपने पे लागू करेगा, अनुकरण करेगा कि मैं भी वैसे ही करूं, मतलब नकल करूं। तो ये होती है आपकी पहली अवस्था। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए उतना हार्ड भी नहीं आता यूपी टेट में, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप इसको खुद से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। बाल मनोविज्ञान उतना कुछ हार्ड नहीं आता। हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे परिभाषाएं हैं, ये सब चीज़ें तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषाएं कुछ भी पूछ सकता है, किसी का भी परिभाषा देख के पूछ सकता है। ओके, ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। 14 है आपका
मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु, जैसे कि बुद्धि लब्धि जब हम लोग पढ़ते हैं तो होता है ना, उसका सूत्र क्या होता है? आईक्यू का। आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे के हिंदी में लिखती हूँ मैं, उसका होता है मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु इंटू के यहाँ पे 100। रुकिए मैं एक बार और अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, और को थोड़ा छोटे में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मानसिक आयु बटे के शारीरिक आयु इंटू 100। ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसमें से पूछ रहा है कि मानसिक जो ये है आपका मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है। ठीक है, तो अगर मानसिक आयु का संप्रत्यय होगा तो आपका हो जाएगा विनय साइमन, जिसमें इसमें से जो कि बी है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें 100 का गुणा किसने किया है, ये जो आपका 100 का मल्टीपल है ये किसने किया है, तो ये हो जाएगा टर्मन ने दिया है, टर्मन ने किया है। इस फॉर्मूले को कंप्लीट टर्मन द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर ठीक इतना याद रखिए कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है, 100 का गुणा किसने किया है इसमें, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। देखिए सहसावस्था के लिए, सहसावस्था अगर आए तो सबसे पहले आपको आयु दिमाग में होना चाहिए कि ये कितने से कितने साल की बात हो रही है। ठीक है, तो सहसावस्था की अगर बात आती है तो मान लीजिए मैक्सिमम में कि जन्म से लेके 2 या फिर उससे 2 तो हो गया मिनिमम, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 6 तक, आपका 6 तक सहसावस्था अगर चल रहा है तो उसमें बालक को आप इन सभी विधि से उत्तम शिक्षण माना जाएगा। मांटेसरी विधि हो गया, खेल विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि, ये सभी विधि क्या है, उत्तम शिक्षण विधि मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का बाल विकास में ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या होना चाहिए। अगर हम बालक के विकास की बात करें तो किसी प्रक्रिया में बल नहीं हो रहा है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल, बस उसी में तो बल नहीं दे। लेकिन हम इसमें अगर हम बालक की बात कर रहे हैं तो बालक जब जन्म लेता है तो उसके किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है इसमें बाल विकास में। ठीक है, उपयुक्त सभी पर मत जाइएगा, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी सवाल दे देता है। ठीक है, तो ये माना जाएगा आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन होता है इसमें, तो बालक के बाल विकास में यही होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। अब बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र ऑप्शन ए बाल विकास
की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। देखिए, जब आ गया बाल विकास में क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन उसमें होता है। लेकिन बाल विकास का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो वो जो उसकी विभिन्न विशेषताएं हैं ये भी अध्ययन करेंगे। वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आप लोग। अठारहवां है आप लोग का सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए, ये सिद्धांत दे दिया गया है कि ये सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये सी ही आपका क्या है, आंसर है, डार्विन द्वारा दिया गया है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट है आप लोगों का बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अब बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा देखिए सामान्य बुद्धि का नहीं मापन किया जाता, अभिवृद्धि का भी मापन नहीं किया जाता, अभिक्षमता का भी मापन नहीं किया जाता। इसमें विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। देखिए, विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये परीक्षण कब आया था, इसका कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो ये आया था आपका 1905 में, सन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण क्या करता है, विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण करता है। ठीक है, तो विशिष्ट बुद्धि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में ये मापन करता है। सन जरूर से याद रखिएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। संवेगात्मक आपके इमोशन का जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। देखिए, कभी कभी हम लोग को बुखार भी होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े। क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े, गुस्सा आता है ना। कोई कुछ अगर बीमार है तो कुछ कह दे काम करने के लिए तो गुस्सा आ जाता है कि काम नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मानसिक योग्यता वो भी कि आपको मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब होता है, कभी कभी थकान होता है, कभी कभी काम करते करते भी दिमाग क्या होता है, थक जाता है, मानसिक योग्यता। तो इसमें संवेगात्मक पे ये सभी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 का। ठीक है, अब देखिए फिर से आ गया परिभाषा। ये आपको जैसे दिया है वैसे ही याद रखना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, देखिए पहले अच्छे से समझिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास है। ये किसने कहा है, श्रीमती हार्लाक ने। जी हाँ, श्रीमती हार्लाक ने कहा है। हार्लाक एक लेडी थी, न कि जेम्स। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका मुख्य रूप से अर्थ क्या है। ठीक है, तो कौशल का अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिगत समायोजन। तो यहाँ से तो ये तो हट जाएगा, समायोजन के लिए तो आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, कौशल का अर्जन एक विशेष परिस्थिति में होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ज्ञान अर्जन के लिए आप कुछ सीखते नहीं है कि बस आपको ज्ञान हो। क्या होता है, आपको कुछ आता है तो आप कुछ अच्छा उसमें, और परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है आपका क्या, सुधार।
ठीक है, परिमार्जन का सुधार। तो देखिए, सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बालक कुछ न कुछ तो सीखता ही है। वो खाना सीखता है, खाना खाना जान जाता है, लेकिन सही तरीके से कैसे खाया जाता है उसको सीखना पड़ता है ना। उसमें सुधार किया जाता है कि नहीं बच्चा चम्मच से खाओ, नहीं बच्चा ऐसे हाथ से खाओ, नहीं इस हाथ से, बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से खाओ। तो क्या करें आप? व्यवहार में उसके परिमार्जन, व्यवहार में उसके सुधार कर रहे हैं आप। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। ठीक है, आगे है आप लोग का नेक्स्ट है वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष मतलब बोलने में आपके शब्दों से रिलेटेड। ठीक है, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। देखिए मेरा भी यहाँ पे थोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये थोड़ा वाणी दोष में आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। बी ऑप्शन है आपका धीमी या तेज गति में बोलना। सी है आपका हकलाना और तुतलाना। तीव्र डी है आपका तीव्र अस्पष्ट वाणी। ठीक है, देखिए अस्पष्ट उच्चारण रहेगा आपका तो वो ध्वनि वाणी दोष में आएगा। हकलाना तुतलाना भी आपका वाणी दोष में आएगा। तीव्र जल्दी बोल रहे हैं और स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं तो वो भी वाणी दोष में आएगा। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? कि आप धीमा बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, अगर आप सही बोल रहे हैं तो वो वाणी दोष में नहीं आता। आप धीमा बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, ये वाणी दोष में नहीं आता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। 24वां है आप लोगों का प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि। ठीक है, मूल्य मतलब उसको आप अच्छी बुरी चीजें ये सब शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसमें से मूल्यों को महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। देखिए आप अगर यूपी टेट, सी टेट किसी का भी अगर टीचिंग लाइन में किसी भी चीज का एग्जाम देना है तो वहाँ दंड देना। दंड देने की बात बाल विकास में है ही नहीं, बाल मनोविकास में माना ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये कभी भी ऑप्शन में मत लगाइएगा कि अगर बच्चा कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसे दंडित कर रहे हैं, तो ये चीज इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अध्यापक के व्यवहार में खुद वो मूल्य स्थापित हो, वो खुद ऐसा हो कि बच्चे उनका देखकर अनुकरण करें। अगर टीचर खुद अच्छा है तो बच्चे उनकी अच्छाई को देखकर खुद बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अगर टीचर अच्छे से बोल रहा है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, अगर उसके व्यवहार में वो चीजें हैं तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर टीचर ही रेतुकार करके बात करेगा तो बच्चे भी वैसे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि टीचर को खुद वैसा होना चाहिए कि बच्चे को अगर कुछ अच्छा सिखाना है तो वो खुद अच्छा हो तब। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे आ जाएगा 25वां आप लोगों का क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन और हैं, घबराने की बात नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल्य, ये इनके प्रकरण, धनार्जन मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए मूल्यों में धन अर्जन का कोनो बात नहीं होता। अब देखिए ये नहीं पे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग ऐसे पढ़ देते हैं मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है, जल्दी में सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लोगों से। तो ध्यान से नहीं वर्ड को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन में तो नॉट नहीं थोड़ा हेडिंग में दे दिया जाता है किसी पेपर में, लेकिन किसी पेपर में हेडिंग में नहीं रहता, वो नॉर्मली रहता है। तो यहाँ पे देखिए मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य भी आते हैं,
आध्यात्मिक मूल्य भी आते हैं, नैतिक मूल्य भी आते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी आते हैं। लेकिन येन केन प्रकरण धनार्जन, ये धन अर्जन का मूल्य नहीं आता है। तो आप लोग का इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा येन केन प्रकराणेर धनार्जन का मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन नंबर बी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। देखिए, किसी व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप उसके आप मनोविज्ञान और देखिए किसी का व्यक्तित्व आप उसके सामाजिक आर्थिक से तो नहीं ना पता करेंगे कि वो समाज में कैसा है, वो आर्थिक रूप से अमीर है कि गरीब है, इससे उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगाएंगे। अब वो राजनीति में कैसा है, इससे भी आप व्यक्तित्व का पता नहीं लगाएंगे। वो पूजा पाठ में कैसा है या उसका कैसा धर्म, इससे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो किसी के व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आप मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से ही जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूप, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ठीक है, बस। नेक्स्ट है आप लोगों का आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित, सबसे पहले ये पूछता है, आ गया तो बता देती हूँ। ये व्यक्तित्व का जो ये तीनों है वर्गीकरण किया किसने है? ये वर्गीकरण युंग द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, युंग द्वारा। इसको, इन तीनों को युंग द्वारा दिया गया है। युंग भी रहता है, कभी कभी जुंग भी रहता है। ठीक है, इनके द्वारा ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, तो अगर आत्मकेंद्रित, आत्म मतलब अपना, केंद्रित मतलब बस अपने पे केंद्रित। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या आपका अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति बस अपने से मतलब रखता है, अपने आप अपने काम से मतलब रखता है, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसी को कहते हैं आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व। ठीक है, अगर बाहरी दुनिया में वो अच्छा रखता है, लोगों से मेल जोल रखता है, लोगों से, समाज से जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। उभयमुखी, वो मतलब अपने आप पे भी ध्यान देता है, बाहरी समाज से भी जुड़ा है, तो ये आपका उभयमुखी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ठीक है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो व्यक्तित्व का बाहर की ओर अभिव्यक्त। देखिए, बाहर की ओर अभिव्यक्त का पहली बात, ये लिबिडो शब्द किसने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लिबिडो शब्द किसने दिया है। तो ये लिबिडो शब्द आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है आपका। एक होता है नर्सिज्म, जो शैशवावस्था में बालक अपने से स्वयं प्रेम करता है, अपने आप को ही सब कुछ मानता है, वो चाहता है कि सब लोग मुझे प्रेम करें, वो स्वयं से भी बहुत प्रेम करता है, उसे कहते हैं नर्सिज्म। लेकिन लिबिडो ये काम प्रवृत्ति की ओर होता है थोड़ा सा। तो ये बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है, अगर वो बाहर की ओर व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बाहर की ओर है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप, ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। बताइए, अगर आप टीचर हैं तो आप जाएंगे उसके साथ शिकायत करने, मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसे भाग्य पर छोड़ देंगे? नहीं, आप उसको अभिभावक के पास नहीं ले जाएंगे, मनोचिकित्सक के पास भी नहीं ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसे उसके भय पर, भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक टीचर के ये अच्छे गुण नहीं है। ये जो 3 है आपके, ये जो हैं आपके तीनों, ये शिक्षक के अच्छे गुण नहीं है। अगर बालक को कोई चिंता समस्या है तो बालक की चिंता समस्या आप क्लास में ही दूर करें,
तो वो एक अच्छे शिक्षक के गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए, इस भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करे। ठीक है, तो अनुबंधन सिद्धांत से भी वो व्यक्त करता है, अनुबंधन सिद्धांत से भी व्यक्त करता है, अनुकरण सिद्धांत से भी व्यक्त करता है। जब वो परिपक्वता की ओर आता है तब भी वो अच्छा अच्छा बोल पाता है। ठीक है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत इसमें नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं पूछा है तुरंत सही वाला हटाकर ये जो गलत वाले पे सही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सामाजिक अध्ययन का 30 के 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाया समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये पेपर एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत इम्पोर्टेंट के साथ साथ आप इसको रिवाइज भी करिए। एक बार देख के छोड़िए मत, कम से कम 1-2-3 बार देखिए तो वो दिमाग में बैठता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट पेपर लाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे मैं घर में थोड़े फंस जाती हूँ, तो इसीलिए मुझे वीडियो लाने में लेट होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम तक मैं आपको सारे पेपर करा दूँ जो भी हैं। ठीक है, जो भी मुझे पेपर मिलते रहेंगे मैं कराती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये कहना भूल जाती हूँ बार बार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद भी पढ़ी हूँ, मेहनत की हूँ, मैं वही चीज़ आपको दे रही हूँ। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि लाइक जिसको जो ज़रूरत होगा, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो पढ़ेगा ही। कहने से या कुछ नहीं होता, मेहनत सब कुछ कराता है। ठीक है, धन्यवाद।